हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय चैनल। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वो भी भौतिक विज्ञान कक्षा 12 का, और चैप्टर है विद्युत धारा। विद्युत धारा की इकाई का जो कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आज हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। इस एग्जाम आने वाला है 22 फरवरी से एग्जाम स्टार्ट है। इसमें ये सारे क्वेश्चन आपको बहुत ही ज्यादा यूज लाभ देंगे, ठीक है। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या रहा है, कह रहा है एक तार का प्रतिरोध आर ओम है। कोई तार होगा उसका प्रतिरोध कितना है, 1 ओम है, ठीक है। सॉरी, आर ओम है। यदि तार को खींचकर इसकी लंबाई प्रारंभिक लंबाई की n गुनी कर दें। मतलब जो पहले लंबाई थी उसकी रियल लंबाई उस उसके तार को खींचकर n गुना बढ़ा दिया गया, ठीक है। तो तार का नया प्रतिरोध क्या होगा, ठीक है। तो देखिए ध्यान से समझिएगा, ठीक है इसको। क्योंकि तार का पहला प्रतिरोध आर है, ठीक है। अगर इसकी लंबाई कहें कि तार को खींचने से पहले तार की प्रारंभिक लंबाई, तार की प्रारंभिक लंबाई बराबर 2l होगी, ठीक। और तार को खींचने के बाद इसकी लंबाई हम l डैश मान लेते हैं, ठीक है। तार को खींचने के बाद की लंबाई बराबर l डैश, ठीक। इसी प्रकार तार का कुछ अनुप्रस्थ क्षेत्रफल भी होगा, ठीक है। तार के प्रारंभिक अनुप्रस्थ क्षेत्रफल, तार के प्रारंभिक अनुप्रस्थ क्षेत्रफल बराबर ए मान लेते हैं, ठीक। लेकिन जब खींचा गया तो उसके अनुप्रस्थ मतलब क्या होता है, देखिए ये मान लीजिए कोई तार है, ठीक है। ये तो इसको लंबाई हो जाएगी, ये जो ये मोटाई इसकी है ना, ये चीज इसका जो क्षेत्रफल है वही अनुप्रस्थ क्षेत्रफल होता है, ठीक है। तो जब हम ये तो इतना मोटा पहले था प्रारंभिक, लेकिन जब हम खींचेंगे तो ये पतला जरूर होगा। इसकी जो अनुप्रस्थ क्षेत्रफल होगी वो भी कुछ घटेगी या बढ़ेगी, जो भी होगा, ठीक। तो उसको हम ए डैश मानेंगे, यानी खींचने के बाद तार का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल बराबर ए डैश, ठीक। अब देखिए तार की प्रारंभिक लंबाई l थी, खींचने के बाद तार की जो उसके बाद जो लंबाई हुई उसको हमने l डैश मान लिया, और उसका अनुप्रस्थ तार का जो प्रारंभिक था अनुप्रस्थ वो क्या है, a है, ठीक है। लेकिन जब हम उसको खींच दिया गया तो उसका अनुप्रस्थ कितना हो गया, a डैश हो गया। एक चीज देखिएगा कि जो भी तार था ना उसका आयतन तो सेम रहेगा, खींचने से पहले भी उसका आयतन सेम रहेगा और खींचने के बाद भी। अगर देखा जाए तो तार का आयतन दोनों बराबर होगा, तार का आयतन दोनों का बराबर होगा, मतलब तार के आयतन जो दोनों बराबर होंगे, इसका मतलब एल ए बराबर एल डैश ए डैश, ठीक। यही होगा ना, यही होगा भाई। जब तार, अब यही समझ लीजिए ये तार है, ठीक है। इसके पहले ये जितना वजन रहेगा, इसका जो आयतन होगा, इसको हम खींचेंगे फिर भी तो वजन उतना ही रहेगा ना, बस इसकी लंबाई में परिवर्तन हो जाएगा,
ठीक। उसी प्रकार जब ये दोनों तार का आयतन तो बराबर ही होंगे, यानी ए एल बराबर एल डैश बटे ए। ठीक है, अब अगर हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करें तो क्या मिलेगा हमको, देखिए ए एल बराबर ए डैश एल डैश। ठीक, अब अगर हम इसको नीचे लेके आए, ए बट्टे, या तो हम इसको नीचे लेके जाएं, चलिए लिखते हैं ए बटे ए डैश बराबर एल डैश बटे एल। ठीक, ये चीज मिला कि नहीं मिला, मिला। देखिए जब हमने ए डैश को नीचे लेके आया, ए डैश को हमने नीचे लाया यहां से, और रियल को हम कहां ले गए, नीचे, ये चीज दोनों बराबर हुए। ठीक, अब देखिए यहां क्या कह रहा, लंबाई की n गुनी कर दें, ये बराबर n के हो रहा है कि नहीं, हो रहा है ना, n के बराबर हो रहा है ना। देखिए अब आगे देखिए, ए एल बराबर हमने किया ए डैश एल डैश, उसके बाद हमने इसको यहाँ पक्षांतर किया तो ए बटे ए डैश बराबर एल बट्टे एल डैश बट्टे एल बराबर एन। ठीक, ये बराबर है, ठीक है, एन के मतलब जितना गुना हो रहा है उसके बराबर है। ठीक है, अब क्या होगा, देखिए जो तार पहले था उसका विशिष्ट प्रतिरोध भी होगा। ठीक है, यानी तार का विशिष्ट प्रतिरोध भी होगा, उसका प्रतिरोध क्या होगा, अगर हम देखें तो आर बराबर रो एल बाई ए होगा, होगा कि नहीं, उसमें भी कोई प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध रहा होगा ना। और जब खींचने के बाद भी होगा तो आर डैश ले रहे हैं उसको, और रो एल डैश बटे ए डैश होगा, होगा कि नहीं होगा। इसको हम समीकरण 1 ले रहे हैं, ये समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 3। ठीक, अब देखिए अगर हम 3 में 2 से भाग दे तो क्या होगा, आर डैश बराबर रो एल डैश बटे ए डैश बटे आर बराबर रो एल बटे ए। रो तो रो कैंसिल हो जाएगा, होगा कि नहीं, आर डैश बटे आर बराबर क्या मिलेगा, ये इससे गुणा करेगा और ये इससे, यानी एल डैश बटे ए, सॉरी एल डैश और ए का मल्टीप्लाई होगा, और ए डैश एल इसका इसके साथ गुणा होता है, ये इसका इसके अंश का हर के साथ और हर का अंश के साथ गुणा होगा। ठीक है, ये चीज मिला। अब यही देखा जाएगा तो क्या हो जाएगा, आर डैश बटे आर बराबर, देखिए इतना चीज क्या है, एन है ना, एल डैश बटे एल बराबर एन, एक एन हो गया, और ए बटे ए डैश वो भी एल है, वो भी एन है ना, ये तीनों क्या है, आपस में बराबर हैं। ठीक, इसको थोड़ा सा हम साफ करके लिखें तो इस तरह से, एल डैश बटे एल मल्टीप्लाई कर दें ए बटे ए डैश, एल बटे एल डैश बटे एल डैश बटे एल बराबर एन है, और ए बटे ए डैश बराबर भी एन है। अगर इसके जगह पे हम एल लिख दें, इसके जगह पे हम दोनों की जगह पे एन लिख सकते हैं, एन गुणे एन। अब क्या हो जाएगा, ये देखिए क्या होगा, ये आर डैश को यही रहने दे, और आर को जब इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, आर डैश बराबर आर एन स्क्वायर,
और हमारा नया प्रतिरोध जो होगा वो क्या होगा, आर डैश होगा। ठीक, आर डैश बराबर हमारा नया प्रतिरोध क्या मिलेगा, आर एन का स्क्वायर। ठीक है, ये तो मतलब ये तो फार्मूला निकल गया। इस प्रकार से क्वेश्चन भी देता है, यहाँ पे एन की जगह पर कुछ दे दिया तो आप इस तरह से इसी फार्मूले से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए एक बार दोबारा से देखते हैं कि क्वेश्चन था, एक तार का प्रतिरोध आर ओम है, यदि तार को खींचकर इसकी लंबाई प्रारंभिक लंबाई की n गुनी कर दे तो तार का नया प्रतिरोध क्या होगा। नया प्रतिरोध हमें ज्ञात करना था। तार की प्रारंभिक लंबाई हमने देखा L है, तो खींचने के बाद उसको हमने मान लिया L डैश हो जाएगा। ठीक है, और तार का प्रारंभिक अनुप्रस्थ क्षेत्रफल A है, तो खींचने के बाद उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, A डैश हो जाएगा। ठीक, चूंकि तार का आयतन तो बराबर रहेगा दोनों कंडीशन में, या खींचे या ना खींचे, इसलिए AL बराबर एल डैश बटे ए या ए डैश बटे एल, दोनों इधर से उधर लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एल बराबर एल डैश बटे ए डैश, सॉरी एल डैश ए डैश। ठीक, जब ये दोनों बराबर हैं तो हमने इस ए को इधर नीचे लाया ए के साथ और एल को एल के नीचे ले गए। ठीक है, तो क्या मिला हमें, ए बटे ए डैश बराबर एल बटे एल डैश, और यही चीज हमारा क्या है, एन गुना। ठीक है, एन गुना कह रहा था। ठीक है, लंबाई को अगर हम खींच दें, क्या कह रहा है कि उसको हम खींच कर एन गुना कर दे। ठीक है, ये एन के बराबर हो गया। अब देखिए जो भी तार था उसका तो विशिष्ट प्रतिरोध रहा होगा ना, उसके कारण जो प्रतिरोध था आर, जो तार का खींचने से पहले, ठीक है, ये खींचने से पहले इसका जो होता प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध जो तार का था खींचने से पहले, वो आर बराबर रो, ये क्या है, ये क्या है, प्रतिरोध है ना, विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक, एल बाई ए, और आर डैश बराबर रो एल डैश बटे ए डैश। ठीक है, अब हमने इसको समीकरण 2 समीकरण 3 मान लिया। अब समीकरण 2 3 में समीकरण 2 से हमने भाग दे दिया। ठीक, 2 रो से कैंसिल हो गया, आर बटे आर डैश हो गया, इस अंश का गुणा हर में, हर का गुणा अंश में हो जाएगा। ठीक है, एल बटे एल डैश बटे एल हो गया, और ए बटे ए डैश हो गया। ठीक है, चूंकि यही दोनों चीज मिली है, ए बटे ए डैश बराबर क्या हमारा है, एन, ए डैश बटे ए बराबर हमारा एन है, और एल डैश बटे एल क्या हमारा है, ये भी एन है, तो एन स्क्वायर हो गया। और जब ये नीचे आर वाला इसके साथ मल्टीप्लाई में जाएगा तो क्या हो जाएगा, आर एन स्क्वायर, आर डैश बराबर आर एन स्क्वायर, ये फार्मूला आ गया। ठीक है, तो ये तो था पहला क्वेश्चन। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं क्या नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एक चालक में 6.4 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, कोई चालक है, उसमें कितने एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, 6.4 एम्पियर की। ठीक है, यदि चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, यानी चालक में जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी संख्या क्या है, 8 × 10⁻24 प्रति मीटर है। ठीक है, हो तो उनका अनुगमन वेग ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है हमें, अनुगमन वेग, यानी वीडी ज्ञात करना है। ठीक है, क्या ज्ञात करना है, वीडी, हमको वीडी ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए अच्छा, अब वीडी कौन से फार्मूले में आता है। ठीक है, हम कौन सा फार्मूला यहाँ लगाएंगे उसको हम पहले देख लेते हैं। देखिए जे बराबर हमारा होता है एन ई वीडी। ठीक, जे बराबर हमारा यही होता है ना, एन ई वीडी। और क्योंकि हम यहाँ में जे तो हमें मिलेगा नहीं, क्योंकि सिर्फ आई दिया है यहाँ और मुक्त इलेक्ट्रॉन एन दिया है। ठीक है, तो इसके लिए हम एक फार्मूला हम पढ़ते हैं, चूंकि जे बराबर होता है, जे बराबर आई बाई ए होता है कि नहीं होता है, जे बराबर आई बाई ए, इसको हम जे के जगह पर लिख दें, अगर जे बराबर आई बाई ए बराबर एन ई वी डी। ठीक, अब हम वीडी तो निकालेंगे, अब वीडी निकालेंगे कि नहीं, देखिए वीडी बराबर होगा, ये इसके नीचे आएगा आई बटे ए एन ई। ठीक है, वीडी बराबर आई बटे ए एन ई। ठीक है, हो गया। अब देखिए दिया क्या क्या है। ठीक है, आई बराबर दिया है 6.4 एम्पियर। ठीक है, और मुक्त इलेक्ट्रॉन देखिए प्रति मीटर यानी ए एन दे दिया है, क्या दे दिया है, ए एन 7 दे दिया है। ठीक, ए एन बराबर 8 × 10⁻24 प्रति मीटर। ठीक, अब दे दिया, अब हमें सिर्फ इसी फार्मूले में पुट करना है और कैलकुलेट करके आंसर ले आना है। ठीक है, तो देखिए फार्मूला लगा रहे हैं, वीडी बराबर आई का मान लिख दीजिए
6.4 बटे ए एन का मान यही है 8 गुणे 10 के पावर 24 मल्टीप्लाई करिए ई क्या है इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम। ठीक, ये हो गया। अब देखिए यहां से ये दशमलव इस दशमलव को काट दिया 16 का नियम 16 16 चौका 64 कट गया 16 चौका 64 कट गया यानी अब 4 का नियम 4 4 दूनी 8 कट रहा है ना 4 दूनी 8 यानी हमारा क्या बच गया है यहाँ वीडी बराबर ऊपर 1 और नीचे यहाँ 2 बचा है 2 गुणे और देखिए 10 के पावर 24 और 10 के पावर माइनस 19 है 10 के पावर 24 और 10 के पावर माइनस 19 24 में से 19 गया कितना बचेगा 10 टू पावर 24 में से 19 गया 10 टू पावर 5 क्योंकि यहाँ प्लस में से घट रहा है माइनस वाला। ठीक है, इसलिए हम प्लस वाला चिन्ह लेंगे। ठीक, अब देखिए इसको जब एक में भाग देंगे तो क्या होगा 0.5 इंटू 10 टू पावर माइनस का 5 ये ऊपर जाएगा जब तो माइनस का 5 हो जाएगा। ठीक है, मीटर पर सेकंड वीडी बराबर हमें क्या मिल गया 0.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 5 मीटर पर सेकंड। अनुगमन वेग निकल गया कि नहीं निकला? निकला ना। वीडी ज्ञात करना था, वीडी हमने ज्ञात करी है, यही अनुगमन वेग है। अब वीडी हमें कहाँ से मिलेगा ये चीज हमें थोड़ा सा फार्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, तो जे बराबर यानी ई वीडी हमको पता था और हमें चूंकि जे हमें नहीं मिलेगा तो हमको जे का एक फार्मूला पता था आई बाई ए। ठीक है, आई बाई ए हमने लगाया और यहाँ एन ई वी डी है तो हमने एन ई को इधर पक्षांतर कर दिया तो क्या हो गया वीडी बराबर आई बटे ए एन ई। चूंकि आई का मान भी दिया है ए एन का मान भी दिया और ई का मान तो हमें पता था हमने फार्मूले में रखा और कैलकुलेट करके निकाल लिया। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। देखिए हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, कह रहा है 1 मीटर लंबी धात्विक छड़ के सिरों के बीच 2 बोल्ट विभवांतर लगाया जाता है। ठीक है, एक कोई लंबी है धात्विक जो धातु की कोई लंबी छड़ है उसके सिरों के बीच कितना बोल्ट विभवांतर लगाया जा रहा है 2 बोल्ट विभवांतर लगाया जा रहा है। ठीक है, यदि धातु की प्रतिरोधकता 50 गुणे 10 के पावर माइनस 8 ओम मीटर हो उस तार की पदार्थ की जो प्रतिरोधकता है वो कितना है 50 गुणे 10 के पावर माइनस 8 ओम मीटर है। ठीक है, तथा इसमें 5 गुणे 10 के पावर 24 मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रति मीटर क्यूब किसमें प्रति मीटर क्यूब में ठीक है हो तो छड़ में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की औसत अनुगमन वेग की गणना कीजिए। ठीक है, देखिए अब दोबारा से हमको क्या ज्ञात करना है यहाँ पे भी वीडी ज्ञात करना है। क्या वीडी ही ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखिए पहले इसमें दिया क्या क्या है उसको लिख लीजिए। ठीक है, दो वोल्ट किया दिया है विभवांतर। ठीक है, V बराबर 2 वोल्ट। ठीक, यदि धातु की प्रतिरोधकता 50 प्रतिरोधकता दिया है आपका रो बराबर 50 गुणे 10 के पावर माइनस 8 ओम मीटर। ठीक, जो जो दिया है उसको हम लिख ले रहे हैं। ठीक है, एक तार 1 मीटर लंबी जो धातु की छड़ थी उसके सिरों के बीच जो विभवांतर लगा था वो 2 वोल्ट का था, हमने लिख लिया 2 वोल्ट। और उस पदार्थ की जो प्रतिरोधकता थी उसको हमने लिख लिया रो बराबर 50 गुणे 10 के पावर माइनस 8 ओम मीटर। ठीक है, और देखिए क्या दिया है इसमें 50 गुणे 10 के पावर 24 मुक्त इलेक्ट्रॉन दिया है। क्या दिया है मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रति मीटर क्यूब में दिया है। ठीक है, यहाँ एन बराबर भी दे दिया है। एन बराबर क्या दिया है आपको 5 गुणे 10 के पावर 24 प्रति मीटर क्यूब। ठीक, ये चीज दिया तो छड़ में मुक्त इलेक्ट्रॉन का औसत वेग पूछा है
वी डी बराबर इतना चीजें दिया है और हमें ये वी डी पूछ रहा है। अब देखिए कहाँ ये चीज हमको मिलेगा, ये वी डी हमें कहाँ से मिलेगा भाई। देखिए अच्छा एक फार्मूला होता है ना, आर बराबर रो एल बाई ए होता है, फार्मूला होता है ना। जो छड़ है उसका प्रतिरोध क्या है हमारा आर, वो आर बराबर रो एल बाई है, ठीक है। हमें प्रतिरोध मिल गया उसका आर, और हम जो छड़ के सिरों के बीच विभवांतर लगाए गए जो उत्पन्न हो रहा है, छड़ के सिरों के बीच विभवांतर V बराबर आई आर होता है, V बराबर आई आर। अगर हम R बराबर निकालें तो क्या मिलेगा हमें, R बराबर V बाई आई मिलेगा। और हम R के जगह पे इस R के जगह पे इस R का मान रख दें तो क्या मिलेगा हमें, देखिए V बटे आई बराबर, ये चीज हमारा वैसे का वैसा ही रहेगा रो एल बाई ए, ठीक है, V बाई आई। अब देखिए इस चीज को आप इधर ले चलिए, ठीक है। V बराबर ज्ञात करिए, V बराबर रो एल आई बाई ए, ठीक है। एक चीज आप देखें कि जो J बराबर होता है ना, J बराबर आई बाई ए होता है कि नहीं होता है, J बराबर आई बाई होता है कि नहीं। ये आई बाई ए हमारा J बन गया, बन रहा है ना, तो लिख दीजिए, यहां लिखिए V बराबर रो एल जे, चूंकि लिख दीजिए, चूंकि J बराबर आई बाई ए होता है इसलिए V बराबर रो एल जे। अब हम अगर देखें J बराबर क्या होता है, V रो एल, J बराबर हमारा क्या होता है एन ई वी डी होता है ना, J बराबर एन ई वी डी। अगर हम J के जगह पे इसी को लिख दें तो क्या मिलेगा हमको, एन ई वी डी मिल जाएगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। देखिए चूंकि J बराबर एन ई वी डी होता है इसलिए हमने J की जगह पे एन ई वी डी लिख दिया, ठीक। अब हमें क्या चाहिए, VD चाहिए ना, तो VD बराबर लिखिए, ये चीज नीचे जाएगी, कहाँ जाएगी, V बट्टे रो एल एन ई, ये नीचे जाएगी कि नहीं। अब चलिए कुछ कैलकुलेशन हम इधर करते हैं, ठीक। मान रखिए सबका, VD बराबर मान रखिए, V का मान कितना है 2 वोल्ट, 2 लिख दिया हमने, ठीक। रो का मान कितना है 50 गुणे 10 के पावर माइनस 8। यल का मान कितना है, देखिए यल भी दिया है, यहीं ऊपर लिख दे रहे हैं, यल बराबर 1 मीटर, देखिए 1 मीटर लंबी यल बराबर दिया है ना, तो यल का मान हमने मल्टीप्लाई 1 लिख दिया, मल्टीप्लाई एन का मान दिया हमारा, एन बराबर 5 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 24, ठीक। और ई का मान तो आपको पता है, ई का मान क्या होता है 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम, एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश है ना ये, तो लिखिए मल्टीप्लाई 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19। अब देखिए इसमें क्या कटेगा, कुछ कटेगा, है? एक लाइन और बढ़ाइए, VD बराबर
अगर हम इसको काटें 2 से तो ये कटेगा, मत काटिए, थोड़ा सा आसानी होगी। यहाँ 2 है और यहाँ क्या था 50, एक लाइन और बढ़ा दीजिए तब काटा जाएगा। ठीक, ये क्या होगा 16 25 80, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्या होगा, अगर हम 1.6 मल्टीप्लाई 8 में करें, सॉरी 5 में करें तो 16 25 80 होगा, लेकिन ये एक अंक पे दशमलव लग जाएगा यानी ये 8 हो जाएगा। ठीक है, ये 8 हो गया और 8 का गुणा 5 50 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 का मल्टीप्लाई 50 में करेंगे तो 8 पंजे 40, 400। ठीक है, 400 यानी इसका 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 मल्टीप्लाई कितना हो गया 400। अब मल्टीप्लाई, ये 10 टू पावर -19 है, ये 10 टू पावर 24 है। ठीक है, और ये 10 टू पावर -8 है। ये -19 और -8 जुड़ेगा कितना होगा, 19 1 20 27 मल्टीप्लाई 10 टू पावर इसको 24 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 27 होगा कि नहीं होगा। देखिए यहाँ, देखिए यहाँ 19 माइनस ये -8, 19 8 27 हो गया माइनस, और ये तो बचा था 10 टू पावर 24, उसको हमने लिख दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए थोड़ा सा। VD बराबर ऊपर 2 बार रहने दीजिए। अब नीचे देखिए, अगर हम 27 में से 24 घटाएंगे कितना बचेगा, 27 में से 24 घटाएंगे कितना बचेगा 3, और यहाँ हम इसको 4 गुणे 10 के पावर 2 लिख सकते हैं। 10 दयम 100, 100 चौका 400 हो जाएगा ना, इसको हम लिख सकते हैं ना 10 दयम 100 और 4 का गुणा कर दिए 400 हो जाएगा। और यहाँ 27 में से 24 घटेगा 10 टू पावर -3, ये माइनस वाले से हम घटा रहे हैं ना इसलिए माइनस यहाँ होगा। ठीक है, अब इन दोनों जब हम यहाँ से इसको काट दीजिए, 2 करने 2 2 दूनी 4, हमें क्या मिला, क्या मिला VD बराबर 1, ऊपर देखिए 1 बचा बटे ये नीचे 2 गुणे ये 10 के पावर 2 और 10 के पावर -3, जब ये कटेंगे मतलब ये दोनों घटेंगे तो क्या होगा, 10 के पावर -1 हो जाएगा, -3 में से +2 घटेगा कितना होगा -1। अब यही जब ऊपर जाएगा तो VD बराबर ये ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 10 बटे, और नीचे ये 2 है तो वो रहेगा ही, और VD बराबर 2 पच्चे 5 बार में गया यानी 5 मीटर पर सेकंड। ठीक, समझ में आया कि नहीं। अनुगमन वेग, मुक्त इलेक्ट्रॉन की औसत अनुगमन वेग कितना है, 5 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, समझ में आया। एक बार वापस से देखिए। ठीक है, देखिए जो जो दिया गया था हमने पहले इसको लिखा है, 1 मीटर लंबी यल हो गया, यल बराबर 1 मीटर। ठीक है, 1 दिया था। धातु छड़ के सिरों के बीच 2 बोल्ट विभवांतर लगाया गया। विभवांतर V का मान दिया था हमने, V लिख दिया, V का मान लिख दिया। ठीक है, लगाया। प्रतिरोधकता दी गई थी, जो धातु की प्रतिरोधकता थी हमने उसको लिख दिया, रो बराबर इतना। और क्या दिया गया था इसमें, इतना मुक्त इलेक्ट्रॉन N भी दिया गया था इतना, और पूछा गया था क्या, औसत अनुगमन वेग यानी VD का मान पूछा गया था। ठीक है, तो ये जो लंबी एक जो धात्विक छड़ थी ना, उसका जो प्रतिरोध था वो R बराबर रो L बाई A हमने लिया। ठीक है, उसमें जो उत्पन्न जो प्रतिरोध था वो R बराबर रो L बाई A था। अब छड़ के सिरों के बीच विभवांतर भी था, छड़ के सिरों के बीच जो विभवांतर था यहाँ भी बताया गया। देखिए 2 वोल्ट विभवांतर लगाया गया था। ठीक है, उसके बीच जो विभवांतर था वो V बराबर IR, और जब हमने R को निकाला तो V बाई I हमें मिला, और V बाई I को हमने R के जगह पे लिख दिया तो हमें V बाई I बराबर रो L बाई A मिल गया। ठीक है, अब हमने इसको इधर ले गए, V बराबर निकाले तो रो L I बटे A। ठीक है,
और हमें एक फार्मूला पता था, जे बराबर आई बाई होता है, जे बराबर आई बाई ए होता है। आई बाई ए ये किसके बराबर है, ये जे के बराबर है, इसलिए हमने जे लिख दिया। वी बराबर रो एल जे हो गया, ठीक है। अब फिर दोबारा से हमें पता है कि जे बराबर एक और फार्मूला होता है, एन ई वी डी होता है, तो हमने जे के जगह पे सीधा एन ई वी डी लिख दिया, यानी वी बराबर रो एल एन ई वी डी, ठीक है। और फिर से हम यहाँ से वी डी निकाल लिए, वी डी बराबर वी बटे रो एल एन ई। उसके बाद इसी वी डी को निकालने के लिए हमने वी की जगह पे वी का मान रखा 2, और रो की जगह पे रो का मान रखा, यल की जगह पे यल का मान रखा, और यन की जगह पे हमने यन का मान रखा, और ई की जगह पे ई का मान रखा। उसके बाद हमने इसको कैलकुलेट करके ये वीडी बराबर 5 गुणे 10 के 5 मीटर पर सेकंड इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आई होप कि आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो। हमारा जो चौथा क्वेश्चन है, ये बहुत छोटा क्वेश्चन है, ठीक है, नॉर्मली क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। ये छोटा तो क्वेश्चन है लेकिन बहुत तगड़ा क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है, विशिष्ट चालकता किसे कहते हैं, विशिष्ट चालकता किसे कहते हैं। तो विशिष्ट चालकता विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम उल्टे व्युत्क्रम को हम क्या कहते हैं, विशिष्ट चालकता कहते हैं। क्या विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। विशिष्ट चालकता को हम विशिष्ट चालकता को सिग्मा से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। सिग्मा बराबर क्या होता है, क्या कह रहा है, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम 1 बटे रो, रो हमारा क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध है, ठीक। ये था हमारा, ये विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। विशिष्ट चालकता को हम सिग्मा से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। और विशिष्ट चालकता का जो फार्मूला है वो है सिग्मा बराबर 1/2, ठीक। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है, चित्र में दर्शाए गए 75 ओम के प्रतिरोध में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। किसमें 75 ओम, इसमें कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, इसमें हमें देखना है कितनी धारा प्रवाहित हो रही है। तो इसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा, देखिए पहले इसमें हम टोटल देखेंगे कितनी प्रतिरोध है, ठीक है। मतलब पूरा प्रतिरोध हम ज्ञात करेंगे, इसमें तुल्य प्रतिरोध कितना है, ठीक है। अब यहाँ एक चीज देख रहे होंगे कि ये और ये किस में जुड़ा हुआ है, समांतर क्रम में। कैसे जुड़ा हुआ है, इसका एक सिरा, इसका एक सिरा, इसका एक सिरा, एक बिंदु से इसका दूसरा सिरा, इसका दूसरा सिरा, इसका दूसरा सिरा, एक बिंदु से जुड़ा है, ठीक है। इस प्रकार ये तीनों किस में हो गए, समांतर क्रम में। अगर हम देखें तो ये तीनों क्या है, समांतर क्रम। अगर हम इसको आर डैश मानकर जोड़े हैं, इन तीनों को अगर हम आर डैश मान लें, आर डैश बराबर इन तीनों के लिए, ठीक है। तो क्या होगा, 1/50 प्लस 1/75 प्लस 1/50, ठीक है। इन तीनों के लिए जो हम जोड़ रहे हैं प्रतिरोध को, वो आर डैश मानेंगे, ठीक है। 1/r डैश, ठीक, समांतर क्रम में है ना, इसलिए। अब देखिए
इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, 75 दूना 150। ठीक, अब 5 50 का इसमें जब भाग करेंगे तो 3 बार में जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई 1 में होगा 3। 75 का भाग इसमें करेंगे 2 बार में जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 2, प्लस फिर से 50 का गुणा 3 150 में करेंगे, 3 बार में जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 3 हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार 3 2 5 3 8 बटे 150 1 बटे आर डैश। ठीक, अब आर डैश बराबर निकालेंगे हम लोग, क्या निकलेगा, 150 बटे 8 निकलेगा ना। ठीक है, अब हमें तुल्य प्रतिरोध चाहिए, तुल्य प्रतिरोध। अब जब ये तीनों का हमने निकाल लिया, हमें इतना मिला, तो ये इसके साथ श्रेणी क्रम में आ गया, आएगा कि नहीं आएगा। अब इसको हम जोड़ दें कहीं पे भी तो इसका एक श्रेणी क्रम बन जाएगा। ठीक है, तो तुल्य प्रतिरोध आर बराबर तुल्य प्रतिरोध यानी टोटल प्रतिरोध क्या होगा, यहां से हमने यहां तक का प्रतिरोध आर डैश निकाल लिया, अब बचा क्या था, सिर्फ ये 100 ओम। अब ये इसके साथ श्रेणी क्रम में आ गया। ठीक है, तो क्या होगा, 100 प्लस 150 बटे 8। ठीक है, आर बराबर जोड़ दीजिए 8 8 का नेम 8 8 का मल्टीप्लाई 100 में होगा तो 800 प्लस 8 का नेम 8 यहाँ 150 हो जाएगा। आर बराबर 800 और 150 यानी 950 बटे 8। ये हमारा तुल्य प्रतिरोध निकल के आया। टोटल प्रतिरोध इतना है। ठीक, अब जब टोटल प्रतिरोध इतना है तो इसमें यहां से प्रवाहित धारा भी ज्ञात कर लेंगे। प्रवाहित धारा कैसे ज्ञात करेंगे, आई बराबर इसमें टोटल जब धारा यहां से जा रही है, निकल रही है धारा, वो कितना होगी, V बराबर आई आर होता है। देखिए V बराबर आई आर होता है, हमें I चाहिए तो V बटे R होगा। I बराबर V का मान कितना है 190 बटे R का मान टोटल कितना है 950 बटे 8। ठीक है, ये ऊपर जाएगा 190 मल्टीप्लाई 8 बटे इतना। ठीक, ये 1 0 इससे कट गया, 19 25 95 यानी आई बराबर कितना मिला हमें 8 बटे 5 एम्पियर। ठीक, इसी को अगर हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, 8 पंजे 40, 8 कन्या 8 और यहाँ कितना बचा 3, सॉरी 5 कन्या 5, 8 में से 5 गया कितना बचेगा 3, तो बस 10 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, और 5 6 30 एम्पियर। ठीक, आई बराबर हमको कितना मिला 1.6 एम्पियर। ठीक, मिल गया। अब हम इसको यहां से रखेंगे और इसको थोड़ा सा मिटाएंगे। ठीक है, आई बराबर 1.6 एम्पियर। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम मिटा रहे हैं। अब देखिए हमारी जो यहां से आई धारा जा रही है वो आई बराबर 1.6 एम्पियर की थी। ठीक है, अब इसमें हम देखेंगे वोल्ट, यहां से इसमें जो 100 ओम है इसमें कितना वोल्ट खर्च हो रहा है। ठीक है, अगर हम इसमें देखने के लिए अगर वोल्ट को हम V1 मान लें, इसमें कितना वोल्ट खर्च हो रहा है, ये 100 वाले में 100 ओम वाले में कितना वोल्ट खर्च हो रहा है, तो अगर V1 मानेंगे तो आई R1 होगा। ठीक है, तो V1 बराबर I का मान हमें कितना है 1.6 मल्टीप्लाई R, R हमें कितना मिला अभी को, सॉरी R तो ये है 100। ठीक, अब V1 बराबर
इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, V1 बराबर 1 कटाएगा 160 वोल्ट। ठीक, इसके लिए हमारे जो हम यहाँ इस जो खर्च हो रही है वोल्ट, वो कितना 160 वोल्ट खर्च हो रही है। अब परिपथ में जो विभवांतर हम देखेंगे, इनमें विभवांतर, तो इसमें से हम जब इसको घटाएंगे तो इसके लिए जितनी वोल्ट खर्च होगी वो तो निकल जाएगी। ये सिर्फ अकेला कितना वोल्ट ले रहा है, 160 वोल्ट। ये सिर्फ अकेला 160 वोल्ट ले रहा है। ठीक है, और बाकी ये देखिए जो तीनों समांतर क्रम में, इसमें वोल्ट नहीं बदलेगा। ठीक है, इसमें धारा बदलेगी। ठीक है, इन तीनों में धारा बदलेगी जब जाएगी यहाँ से होते हुए, जब धारा यहाँ से ये जाएगी तो यहाँ बट सकती है। ठीक है, धारा, लेकिन वोल्ट नहीं बदलेगा क्योंकि समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। ठीक है सब, इसलिए वोल्ट नहीं बदलेगा। अब इतने तीनों के लिए एक ही वोल्ट खर्च होगी। अब वोल्ट का विभवांतर हम निकाल लेते हैं, यानी परिपथ का विभवांतर अगर हम देखेंगे कि 75 ओम के लिए जो विभवांतर है वो कितना होगा, विभवांतर अगर हम देखें तो इसमें से 190 माइनस 160 कर देंगे तो इसमें जितनी वोल्ट खर्चा हो रही है वो मिलेगी कि नहीं, टोटल में मिल जाएगी। 0.3 कितना मिल गई, 30 वोल्ट। हमें अब 30 वोल्ट मिल गई, इतने में खर्चा हो रही है। ठीक है, इसमें वोल्ट नहीं बदलेगा, बता रहा हूं क्योंकि यहाँ ये तीनों के तीनों समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब हम 75 ओम में कितनी धारा जा रही है ये तो ज्ञात करेंगे, क्योंकि हमें R का मान भी पता है 75, और जो हमारा V का मान है ये भी पता हो गया। ठीक है, ये भी पता हो गया, बस I का मान ज्ञात करना है। यानी 75 ओम में प्रवाहित विद्युत धारा। ठीक, I बराबर V/R होगा। अब V का मान कितना है, 30, R का मान कितना है, 75 में ज्ञात करना है तो 75 लिख दीजिए, 75 ओम। अब क्या होगा, 15 से हम काटेंगे, 15 दूना 30, 15 पचे 75, यानी 2/5 आया। अब हम जब इसको भाग देंगे तो जाएगा नहीं, दशमलव बढ़ाएंगे, ये 20 हो जाएगा, 5 चौक 20, यानी जो हमारा टोटल आया है I बराबर जो 75 ओम में धारा जाएगी 0.4 एम्पियर की, 0.4 एम्पियर की धारा किसमें प्रवाहित होगी, 75 ओम वाले में। ठीक, समझ में आया। क्या था, पहले हमने सबसे पहले इन तीनों का प्रतिरोध ज्ञात किया, तीनों का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने के, चूंकि ये समांतर में थे इसलिए इनको अलग ज्ञात करने के बाद इसके साथ इसका भी ज्ञात किया हमने, इनको जोड़ लिया। ये समांतर में थे और ये, उसके बाद जब इन दोनों को जोड़ा गया तो ये और वो जो मिलके आया था वो दोनों श्रेणी क्रम में आ गए, फिर उनको जोड़ा गया, फिर जो हमें टोटल जो तुल्य प्रतिरोध मिल गया और R भी मिल गया और यहाँ E दिया है यानी वोल्ट दिया है, तो हमने इसमें जो धारा जा रही है ना, हमने धारा का मान ज्ञात कर लिया। ठीक है, I, तो I जब ज्ञात किया तो हमें 1.6 एम्पियर मिला। उसके बाद हमने यहाँ से देख लिया कि चलो देखते हैं इसमें कितना वोल्ट ये अकेला खर्च ले रहा है, यानी इसमें कितना वोल्ट, क्योंकि ये श्रेणी क्रम में हो जा रहा है, ये श्रेणी क्रम में ये कितना वोल्ट ले रहा है, तो ये कितना ले रहा था 160 वोल्ट, और जब ये 160 वोल्ट ले रहा, बाकी जितना बचे कितना 30 वोल्ट बच रहा था, बाकी ये अकेले मतलब इन तीनों में मिलके 30 वोल्ट खर्च होगा। क्यों, क्योंकि ये तीनों के तीनों समांतर में है, वोल्ट नहीं बदलेगी, इसमें धारा बदल जाएगी। ठीक है, तो 30 वोल्ट थी तो हमने 30 वोल्ट यहाँ में मिल गया था, और 75 ओम वाले में जो R का मान 75 है, इसी में हमें धारा का मान ज्ञात करना था, विद्युत धारा I। तो 75 ओम में प्रवाहित धारा विद्युत धारा I बराबर V/R लिख लिया। तो I ज्ञात करना है, हमारा क्या है, V कितना निकला है 30 और R 75, 75 से हमने यहाँ 15 दूना 30, 15 पचे 75 और 2/5 आ गया। अब इसको जब ये 2 में 5 से भाग देंगे तो 0.4 एम्पियर आएगा। ठीक है,
तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए। तो दोस्तों ये वीडियो लॉन्ग हो रही है, ठीक है, इसलिए हम बस यही तक आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इसके आगे का क्वेश्चन जो हम लोग अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने ये वीडियो लाइक नहीं किए तो लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लेना और ऑल पे कर लेना, ठीक है, ताकि जब भी हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक